हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया जी, और सभी लोग ये मान रहे थे, हमने भी चर्चाएं की थी और कि कांग्रेस इस बार ऐसा कोई अध्यक्ष लेकर आएगी जो कांग्रेस की नैया पार लगा देगा, अच्छी छवि होगी, सबको साथ लेकर चलेगा। तो क्या मानते हैं, क्या जो कांग्रेस अब जिस चेहरे को लेकर आई है, तो आपको क्या लगता है कि यह चेहरा उन सभी बातों पर खरा उतरेगा? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत देर से जागी है, देर से जागी, और जो काम कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के तुरंत बाद करना चाहिए था, उसके लिए लगभग 1 साल का उन्होंने इंतजार किया। और इस 1 साल में बार बार इस तरह की बातें उठती रही कि राहुल गांधी पता नहीं कैसे चेहरे को कमान देंगे और पता नहीं वो क्या कर देंगे किसी ऐसे चेहरे को, क्योंकि राहुल गांधी खुद बार बार ये बात कह रहे थे कि वो कांग्रेस में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं जी। और जो गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसमें भी उन्होंने बाकायदा मंच के माध्यम से भी ये कहा था कि जो है कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन वो लाएंगे। लेकिन जिस तरह से 1 साल की लगभग मेहनत कांग्रेस में राहुल गांधी ने देखा, मेहनत तो यही कहेंगे कि वो ऑब्जर्व तो कम से कम कर ही रहे थे, वो या उनकी टीम, कि किसको बनाया जाए। बहुत से नाम उछले, बहुत लोगों ने प्रयास भी किए, बहुत से नए लोगों ने भी इस चाह में रहे कि कहीं बीजेपी की तरह ही कोई नया पैंतरा कांग्रेस फेंक दे। क्योंकि बीजेपी ऐसे फैसलों के लिए जानी जाती है जिसके कांग्रेस नजदीक भी नहीं है। क्योंकि जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी ने सोचा तक नहीं था कि नायब सिंह सैनी बन जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। जब नायब सिंह सैनी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया तब भी किसी ने नहीं सोचा था। मोहनलाल बड़ौली का जब नाम आया तब भी बहुत कम लोगों ने कल्पना की थी। लेकिन अब क्या है कि बीजेपी में तो किसी को भी बना देते हैं उठा करके जी। लेकिन कांग्रेस में जिस ढंग से 2 पदों की नियुक्ति की गई, डिक्लेयर किया गया, तो दोनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो शुरू से ये लग रहा था कि उनके अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प है नहीं। ठीक बात है। और जब कोई और विकल्प ही नहीं है कांग्रेस के पास, तो उस हालात में निश्चित था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता बनेंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि ये कांग्रेस आला कमान और चाहे राहुल गांधी हो, उनकी एक ये बड़ी कमजोरी रही कि जो फैसला उनको लगभग 1 साल पहले लेना चाहिए था, वो फैसला उन्होंने अब लिया है। फैसला भी वही उसी आदमी को बना दिया। या तो कोई ऐसा चौंकाने वाला फैसला लेते जिससे कि मैसेज जाता कि देखो राहुल गांधी ने और कांग्रेस आला कमान ने बड़ी सोच समझ करके नाम फाइनल किया है, तो आदमी मान भी ले। ठीक बात है। लेकिन जब बनाना ही हुड्डा साहब को था, तो फिर 1 साल क्यों तो कांग्रेस आला कमान की फजीयत करवाई? क्यों? बहुत से ऐसे लोग थे इस दरमियान, मैं भी बहुत लोगों को जानता हूं, जो विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले हुड्डा साहब की कोठी पर लगभग हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन हाजिरी मारने पहुंच जाते थे। और जैसे ही उन लोगों को ये लगा कि हुड्डा साहब को नहीं बना रही कांग्रेस आला कमान, तो उन्होंने भी आना जाना बंद कर दिया था। भीड़ कम हो गई थी। बहुत लोग हैं ऐसे, कई तो ऐसे हैं जिनको टिकट हुड्डा साहब ने दिलाई विधानसभा के चुनाव में। राइट बात है। और उन्होंने भी कन्नी काट ली सिर्फ इसलिए कि हर तरफ ये प्रचार हुआ कि कुछ तो ऐसे लोग हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, हर जगह जगह हैं, वे हुड्डा के दिन लद लिए, ये बातें चली। लेकिन हम शुरू से ही ये बात कह रहे थे बार बार कि हरियाणा प्रदेश में कितनी माड़ी से माड़ी हालात में हुड्डा परिवार आ जाए, लेकिन उसके बावजूद 50% में तो ये परिवार कांग्रेस में खड़ा रहेगा। प्रद्युमन भाई, हम इस विषय पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जी। आज का जो हमारा इस वीडियो का मुख्य एजेंडा है ना जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, कांग्रेस लाई है राव साहब को जी। राव साहब आते हैं बीसी वर्ग से जी, और बीसी वर्ग में फिलहाल बीजेपी, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लगभग यूं मानिए कि जो ओबीसी का वोट बैंक है उसके एक किस्म से रजिस्ट्री इंतकाल कह लीजिए, सब कुछ बीजेपी के नाम हो चुके हैं। और बहुत बड़ा फिलहाल जो मुख्यमंत्री है हरियाणा प्रदेश का, वो इसी समुदाय से आता है जी। तो ये वोट बैंक तो लगभग वहां इंटैक्ट हो चुका है जी। क्या लगता है आपको कि बीजेपी का ये वोट बैंक है, इस चेहरे के बलबूते कांग्रेस छीन पाएगी क्या?
देखो पहली बात तो ये है कि जो राव नरेंद्र सिंह जिनको बनाया गया, उनका प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। ठीक है, वो अपने, बल्कि मैं तो ये कहूं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि पूरे अहिरवाल में भी उनका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं रहा है। और उसका कारण ये रहा है कि उनके पिताजी राव बंसी सिंह, उन्होंने राव बीरेंद्र सिंह जो राव इंद्रजीत सिंह के पिता हैं, उनके साथ राजनीति की, मतलब उनके सानिध्य में राजनीति की शुरुआत की। अच्छा। और उसके बाद वो पंचायत मंत्री भी रहे, 3 बार एमएलए, राव 3 बार विधायक रहे अटेली से। राव नरेंद्र सिंह 2 बार अटेली से विधायक रहे। और उसके बाद जब परिसीमन हो गया तो 2009 में परिसीमन के तहत जो पहला चुनाव हुआ तो फिर उन्होंने नारनौल से चुनाव लड़ा, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल की टिकट पर। बिल्कुल। और उसमें वो चुनाव जीत गए। जीतने के बाद जो 5 विधायक वो हल्का से और कांग्रेस में चले गए। उसके बाद उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया कैबिनेट का जी। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में एक बहुत बड़ा चेहरा, जो एक नामी गिरामी जो चेहरा होता है, वो नहीं रहा है। लेकिन मोहनलाल बड़ौली भी कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं रहे थे। नायब सिंह सैनी का भी प्रदेश में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। असली कहानी तो ये है कि जब आपको पावर दे दी है पार्टी ने, अब आगे वो कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। सीधी और साफ स्पष्ट बात ये है कि अगर वो उदय भान की तरह ही काम किया उन्होंने, जैसे उदय भान ने अपने जो कार्यकाल था पूरा, उस कार्यकाल में ज्यादातर समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर बैठ करके ही उन्होंने गुजार दिया। ठीक है, कार्यक्रम भी किए तो वो हुड्डा साहब के कार्यक्रम थे, वो जाते थे। बिल्कुल, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जब हम कैसे भी तो अध्यक्ष कार्यक्रम। वरना आपको कांग्रेस की एक बड़ी बात बताऊं, कांग्रेस नहीं चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी भी हो, प्रदेश अध्यक्ष संगठन के लिहाज से सबसे बड़ा पद है। आज अगर प्रदेश की कोई मीटिंग है तो मुख्यमंत्री भी अगर प्रोटोकॉल देखें तो प्रदेश अध्यक्ष के नीचे है। राइट बात है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो मालिक है। अब उदय भान ने जिस ढंग से उनका कार्यकाल रहा, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि उससे पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनमें तो 15 से 31, ये 37 लेके आए, 5 MP भी इनके आए। लेकिन एक एंगल से तो हम ये कह सकते हैं कि बढ़ोतरी हुई, लेकिन दूसरे एंगल से ये भी तो देखो कि वो बढ़ोतरी 10 साल के बीजेपी के राज, एंटी इनकम्बेंसी, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ इतना जबरदस्त माहौल प्रदेश में, नायब सिंह सैनी भी एक कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं था तब तक, और किसान आंदोलन की मूवमेंट, खिलाड़ियों की मूवमेंट, प्रदेश के लोग लगातार जिसको ये कहते हैं ना देसी भाषा में छिक लिए थे बीजेपी के राज से बहुत लोग। इन सब चर्चाओं को देखते हुए हर तरफ ये आवाज आ रही थी कि इस बार कांग्रेस 2005 में जो 67 सीटें आई थी ना, उससे ज्यादा भी सीट लेकर रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन रह गए 37 पे। और उसके बाद चलो चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन एक नैतिकता भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। वो उदय भान जी में नहीं दिखी राजनीतिक रूप से, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और लगभग 1 साल तक वो एक्टिव भी कुछ नहीं रहे। क्योंकि जो ये पिछला लगभग 1 साल है, इसमें कहीं कोई कांग्रेस की कोई गतिविधि दिखी नहीं, कोई बड़ी रैली, जलसे, जुलूस, कहीं कुछ नहीं दिखा। और इसमें प्रद्युम्न भाई एक बात और देखिए ना, जैसे आपने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद होता है ना जी, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है जी, पार्टी संगठन में जी। अब देखा जाए ना, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान थे, कार्यक्रम उदय भान की तरफ से तय होने चाहिए थे जी, और कार्यक्रम का जो मैन चेहरा उदय भान जी होने थे। हमने देखा, आपने भी देखा, लगभग ये था कि कार्यक्रम के मैन चेहरे हुड्डा साहब ही रहे हैं, सारा मैनेजमेंट भी उन्हीं का रहा है। ये तो एक मेहमान की तरह आते थे, मतलब उससे क्या इम्पैक्ट जाएगा जनता पर, ये भी तो हमने कमी देखी है। नहीं, वो कमी देखी है तभी तो कांग्रेस का ये सिस्टम खराब हो गया। वरना तो होना तो ये चाहिए था कि ठीक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, वो सबसे सीनियर विधायक, सबसे सीनियर नेता, बिल्कुल सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष अपने अलग से भी तो कार्यक्रम कर सकता था। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, कहीं नहीं की बिल्कुल। अब बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि अब राव नरेंद्र सिंह जो बने हैं, उन्होंने आते ही एक सबसे बढ़िया काम तो ये किया कि सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर वो गए, और जाना भी चाहिए क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े नेता वो हैं। ये अच्छी चीज है कांग्रेस के, इसमें कतई कोई दो राय नहीं।
और उसके बाद वो बारी बारी सर जो अन्य नेता उन सबके घरों पर जा रहे हैं, बिल्कुल सबसे मिल रहे हैं। कम से कम जो राहुल गांधी ने एक जो उनका प्रयास है कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो, उस तरफ वो बढ़े तो हैं। मेरा एक चीज और भी मानना है, अगर वास्तव में कांग्रेस को कुछ कर दिखाना है, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का जो नेता बना है वो कांग्रेस ने बनाया है, आला कमान ने बनाया है। राइट। अब जो 37 में से 36 विधायक बाकी बच गए, उन 36 के 36 विधायकों को भी अगर वो वास्तव में कांग्रेस के हितैषी हैं, अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो, तो उन 36 के 36 विधायकों को, चाहे वो किसी खेमे से रहे हो या कहीं से भी रहे हो, उनको भी हुड्डा साहब के आवास पर जाकर के उनको बधाई देनी चाहिए। तभी तो एक सिस्टम बनेगा। राइट बात है, ठीक है ना। और उसके बाद हुड्डा साहब को भी अगर वो भी बड़प्पन दिखाएं, तो फिर जो है इन 37 के 37 विधायकों को बुलाना चाहिए अपने आवाज। अच्छा प्रद्युम्न भाई, एक बात बताइए, जनता के जन में भी ये सवाल है, सबके जन में सवाल है जी, जो प्रदेश अध्यक्ष होता है ना, उस संगठन में सबसे बड़ा पद होता है, क्या मतलब आपको लगता है कि पार्टी को एकजुट करने में जो कड़े फैसलों की जरूरत है, यह जो प्रदेश अध्यक्ष है कड़े फैसले ले पाएगा क्या? और उन कड़े फैसलों में हो सकता है कि हुड्डा साहब से भी मनवाना पड़ जाए, या उन कड़े फैसलों में जो कुमारी शैलजा है उन सबको भी मतलब थोड़ा सा नट बोल्ट टाइट करने पड़ जाए, तो आपको लगता है क्या इस प्रदेश अध्यक्ष में वो दम है? देखो ऐसा है, ये प्रदेश अध्यक्ष फैसला तो क्विकली ले सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा, उसका कारण बताऊं आपको। 2009 में हमने वो चीज देख ली, जब कुलदीप बिश्नोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि भाई मुझे कांग्रेस के साथ जाना है, मुझे विपक्ष में रहना है, मुझे कांग्रेस में मर्ज करनी है, समझौता करना है, क्या करना है। अगर कुलदीप बिश्नोई समय पर फैसला ले लेता तो कुलदीप बिश्नोई क्या पता डिप्टी सीएम या क्या पता भविष्य मुख्यमंत्री बन जाता। ठीक है, लेकिन वो फैसला राव नरेंद्र उसका सबसे बड़ी कड़ी थी। जो 5 विधायक भागे थे हरियाणा जनहित कांग्रेस छोड़ करके, उनमें सबसे बड़ा चेहरा राव नरेंद्र सिंह थे। तो फिर क्यों ना ये कह सकते हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं ये तो पसंद है हाईकमान की, तो फिर क्यों ना ये कह दे कि ये पसंद हुड्डा की है? देखो वो जो पसंद रहा ही है, इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं कि ये हुड्डा साहब के तो नजदीक की है, लेकिन उसके बावजूद मैं एक बड़ी कड़वी बात बताता हूँ, उससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुड्डा साहब ने इनके लिए विधानसभा के चुनाव में कितने प्रयास किए, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो बात ये है कि जब 2024 का विधानसभा चुनाव था, लगभग 72 टिकटें हुड्डा साहब ने बांटी, अपने मनपसंद के लोगों को दी। राइट है। आज कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष वो चेहरा बना है जो 2024 के विधानसभा चुनाव में अटेली से टिकट मांग रहा था। अच्छा, उसकी इच्छा थी कि वो अटेली से चुनाव लड़े, क्योंकि अटेली ऐसा हल्का जहां 3 बार उनके पिताजी और 2 बार वो खुद रहे। सही बात है। और उससे भी जो कड़वी बात है वो ये है कि वो नारनौल से इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। इस बात का बहुत कम लोगों को पता है कि नारनौल एक ऐसा हल्का है जहां यादव वोट बैंक के अलावा सैनी वोट बैंक जो है वो बड़ा अच्छी खासी मेजोरिटी में है। यस। और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सैनी वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट है। यस। उससे पहले वहां वो जो सैनी वोट बैंक था वो चौटाला साहब के साथ था। यस। क्योंकि वहां का एक बहुत बड़ा चेहरा था उस इलाके का, बानाराम सैनी। वो बानाराम सैनी को चुनाव भी लड़ाया, आजकल उनकी जो पुत्र वधु है उसको भी चुनाव लड़वा, कमलेश सैनी को। और अभी वो कमलेश सैनी वहां नगर परिषद की चेयरमैन है नारनौल की। तो बानाराम सैनी एक बड़ा चेहरा था उस इलाके में। जी जी। और उसी इलाके के एक सैनी को चौधरी देवीलाल की पार्टी ने कुरुक्षेत्र से जाकर के चुनाव लड़ा दिया था जी, जिसका बहुत कम लोगों को पता है। ठीक बात है। ठीक है। तो वहां जो सैनी वोट बैंक है वो मेजोरिटी में बीजेपी की तरफ स्वीप होना था, ये निश्चित था। और राव नरेंद्र को भी इस बात का अंदाजा था। बिल्कुल। और बिना सैनी वोट के वो चुनाव भी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि यादव कैंडिडेट बीजेपी का भी है, ओम प्रकाश यादव जो 2 बार पहले से विधायक था। बिल्कुल। राव इंद्रजीत सिंह का उस इलाके में प्रभाव है। बिल्कुल। फिर सैनी वोट फिर प्लस हो गए। तो राव नरेंद्र सिंह को बिल्कुल निश्चित ये लग रहा था कि नारनौल से उनकी हार निश्चित है। अच्छा। और इसीलिए वो चाह रहे थे कि वो अटेली से चुनाव लड़े। तो फिर किसने फंसवाया वहां? अगर अटेली से वो चुनाव लड़ लें तो अटेली में एक तो 2009 से पहले उन्होंने लड़े थे। उसके बाद कई साल में जब कोई नेता पुराने हल्के में जाता है तो लोगों में कोई नाराजगी होती है, कार्यकर्ता वो भी दूर हो जाती है, नेचुरल बात है। ठीक है। लेकिन वहां हुआ क्या कि कांग्रेस ने टिकट दे दिए कन्या नेता को, नेत्री को, और राव नरेंद्र को मजबूरीवश फिर नारनौल से फिर चुनाव लड़ाना पड़ा। और नारनौल से वो हार गए। मेरा ये मानना है कि अगर वो अटेली से चुनाव लड़ते तो हो सकता है परिणाम कुछ और होता। अच्छा, क्योंकि अब तो वहां कांग्रेस 3 नंबर पर ही है। एक बड़ा सवाल है ना सबके, बीएसपी का कैंडिडेट 2 नंबर पर है अटेली में,
प्रद्युमन भैया पुरतरलाल अटेली की बात होगी। बड़ा सवाल ये है कि क्या जो ओबीसी का वोट बैंक है, जो किसी जमाने में इस बेल्ट का ये सारा वोट बैंक कांग्रेस के साथ ही होता था, अगर हम पुराने चुनाव उठाकर देखें, तो क्या ये चेहरा ये वोट बैंक को ले आएगा जो कि नायब सिंह सैनी के होते हुए? ये एक बड़ा सवाल है। देखो, नायब सिंह सैनी का उस इलाके में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, केवल जो सैनी वोटर हैं उनमें प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। वहां सबसे बड़ा चेहरा है राव इंद्रजीत सिंह। और जो बात हम ये कहते हैं ना भाई कांग्रेस के साथ था वो एरिया उस समय भी राव वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ था। और राव वीरेंद्र सिंह का परिवार कांग्रेस में था। समय समय पर बहुत से लोग उस इलाके में ऐसे हुए हैं जिन्होंने राव वीरेंद्र सिंह के परिवार को टक्कर देने का काम किया है, और कई बार इनके परिवार को हराया भी है। इसमें भी कोई दो राय नहीं, हराया भी है, राजनीति खेल है। लेकिन हराने के बाद क्या है कि वो बहुत बड़े नेता नहीं बन पाए। किसी ने अपना हल्का बदल दिया। अब राव नरबीर सिंह ने हराया, लेकिन राव नरबीर सिंह ने पता नहीं कितने हल्के, उनको खुद को भी क्या पता ध्यान है या नहीं है। वो ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने 5 लगातार चुनाव 5 अलग अलग हल्कों से लड़े, 5 अलग अलग पार्टियों से लड़ लिए। ठीक है ना, ठीक बात है। तो उनकी टक्कर नहीं ले पाया कोई। अब आज भी वही हालात है। अहिरवाड़ में सबसे बड़ा चेहरा राव इंद्रजीत सिंह का है, कोई दो राय नहीं। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो उस पावर को कितना यूज करते हैं जी, ठीक है ना, वो कितने बड़े चेहरे बन पाते हैं। असली कहानी तो ये है। इसमें फिर एक सवाल ये भी अभी तक आप एक चीज और देखो, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, कई घंटे बीत चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। बिल्कुल, अगर अहिरवाड़ के एक नेता को राव निहाल सिंह के बाद लगभग 50 साल बाद किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कितने होर्डिंग पोस्टर लग गए उनकी, कुछ चर्चा, कितना प्रचार प्रसार चल रहा है राव नरेंद्र सिंह को बनाने से। बल्कि मेरे पास तो ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जो नाराज उनसे, नाराज हैं, यादवों के फोन आ रहे हैं, कांग्रेस के जो यादव उनके फोन आ रहे हैं कि भाई गलत डिसीजन ले लिया। और खुद कैप्टन अजय सिंह यादव ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, जो सबसे सीनियर नेता है इस इलाके में कांग्रेस के पास, उसने भी आरोपों का जिक्र करा, ठीक है ना, उन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया कि भाई ऐसे आदमी को बना दिया। बिल्कुल सही बात है। हालांकि मैं इस चीज में एक बड़प्पन राव नरेंद्र का ये मानता हूं कि वो इतना कुछ लिखने के बावजूद पलटकर जवाब कैप्टन अजय सिंह यादव के घर पर गए आशीर्वाद लेने के लिए, राव दान सिंह से भी मिले, तो कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं। अब वो कोशिश कितनी की इंप्लीमेंट होती, कोशिश तो अशोक तंवर ने भी करी थी, पूरा हरियाणा में साइकिल चलाई, और शायद इतनी कोशिश किसी ने भी नहीं की, लेकिन कुछ नहीं बन पाया। ठीक है ना, कई बार क्या है कि कोशिश करने से भी सारे काम ठीक नहीं होते। अच्छा प्रद्युमन भाई, देखिए आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो इस क्षेत्र का वोट बैंक है वो पार्टी छोड़िए, वो परिवार के साथ, रामपुरा हाउस के साथ है। तो क्या फिर ये कांग्रेस ने गलती नहीं कर ली क्या? अभी चर्चाएं थी, कुछ थी तो चर्चाएं कि भाई हो सकता है राव इंद्रजीत बीजेपी में गए थे सीएम की चाहत के लिए, वो चाहत उनकी पूरी नहीं हुई है, तो अंदर खाते कहीं ना कहीं वो नाराज हैं, तो हो सकता है कि वो दोबारा से कांग्रेस में लौट आए। तो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस ने दरवाजा नहीं बंद कर दिया क्या राव के लिए? देखो, इससे ना तो कोई दरवाजा किसी नेता का बंद होता ना कुछ और, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक अलग चीज है। अगली और बड़ी बात मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये प्रदेश अध्यक्ष अगले चुनाव तक रहेंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग अमूमन हम देखते हैं कि 3 साल का कार्यकाल होता है। अब से 3 साल तो 2028 में हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्या पता इसका चुनाव भी इनकी उसमें नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, क्या पता उससे पहले कोई नया आ जाए, ठीक है ना, ये कोई कैसा काम कर पाएंगे, हो सकता है इसी को दोबारा रिपीट कर दें, वो तो एक अलग बात है, क्या पता बीच में बैठा दे पार्टी। बिल्कुल सही बात है। अब जिस ढंग से इन पर आरोप जो लग रहे हैं, ठीक है, उन आरोपों के चलते क्या पता ऐसा बवाल प्रदेश में मच जाए, पार्टी को बीच में बैठाना पड़ जाए। हमने तो कांग्रेस में वो चीजें भी देखी हैं, टिकट आज डिक्लेयर कर दिया, अगला कल नॉमिनेशन भरना, इतनी देर में किसी और को अनाउंस कर दी। आखिरी सवाल है जी, तो क्या लगता है कि जो इतनी देर से फैसला लिया, क्या इन आरोपों को हाईकमान को पता नहीं था? क्या आपको लगता है कि ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये कांग्रेस को नुकसान करेंगे? देखो, ऐसा अगर हाईकमान को इन बातों का नहीं पता था तो फिर क्या किया हाईकमान ने, ठीक है, और अगर हाईकमान को पता था फिर भी बना दिया तो इसका मतलब जो है जो राहुल गांधी कह रहे थे उन्हीं में विरोधाभास है, यानी होमवर्क पूरा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन ठीक पहले भी हम कई बार एक तंज कस चुके हैं जी, भाई ये जो होमवर्क वाला सौदा है कांग्रेस का बस का कोई, बीजेपी तक करवा लिया। बिल्कुल तो ये देखो, निश्चित रूप से ठीक है राव नरेंद्र सिंह बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको बनाने में एक नया पैंतरा खेल के देखा है कांग्रेस ने,
अब वो कितना कामयाब होगा वो अगले लगभग ज्यादा दिन की बात नहीं है, 15 दिन में पता चल जाएगा रिजल्ट का थोड़ा बहुत 15 दिन में ही आइडिया से आ जाएगा। 15 दिन में इसलिए पता चल जाएगा कि आज 32 जिला प्रधान कांग्रेस ने बना रखे हैं। उन 32 में से अब तक सारे के सारे ना तो हुड्डा साहब की कोठी पे पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने, बहुत रोचक ना सारे के सारे शैलजा की कोठी पर पहुंचे हैं, ना रणदीप सुरजेवाला के पहुंचे हैं। वो क्या रहा है कि एक रणदीप सुरजेवाला का चला जाता, दूसरा हुड्डा का चला गया, तीसरा शैलजा का चला गया। अब ये 32 के 32 राव नरेंद्र के पास जाते हैं या नहीं जाते, ये भी इसी में पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर अगली बड़ी रोचक कैसे एकजुट होगी कांग्रेस, अगली बड़ी रोचक बात है कि अभी वीरेंद्र सिंह का लड़का ब्रिजेंद्र सिंह अपनी अलग से यात्रा कर रहा है। ठीक है, शैलजा अलग से कर लेगी कहीं ना कहीं, हुड्डा साहब दीपेंद्र अलग से कर लेंगे। अब राव नरेंद्र कौन सा का मजा होगा, क्योंकि उदयभान के साथ सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि वो हुड्डा साहब के अलावा किसी का जाया नहीं करता। ठीक है ना, अब राव नरेंद्र का ही पता चल जाएगा, अगले 15 दिन में पता चल लेगा। इस यात्रा में पता लग जाएगा वो साथ देंगे नहीं देंगे। बिल्कुल, घर पे तो वो गए चौधरी साहब वीरेंद्र सिंह के, ऐसा है ना, घर पे तो वो सब गजारे हैं। एक बार तो नया नया कोई आदमी बनया है, 50 साल बाद जो है हाईकमान को संदेश भी देना है, चौधराई है, तो एक बार तो करेंगे, लेकिन असली कहानी तो तब पता चलेगी ना। अब वो एक बार सबसे मिले आई, उसके बाद वो क्या हुड्डा साहब की कोठी पे बैठे रहेंगे उदयभान जी की तरह, या वो दूसरों के को भी उतना ही वेटेज देंगे। हालांकि मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि हरियाणा प्रदेश में जितना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मजबूत नेटवर्क है या जितना वोट बैंक उनके पास है, उसका 10% भी नहीं है बाकियों पर। तो प्रद्युमन भाई, मैं बिल्कुल एक लाइन का जवाब चाहूंगा जी। आरोप इन पर भी हैं जी, लेकिन आरोप तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही? फिर अगर आरोपों की चर्चा है, कांग्रेस के आरोप तो बीजेपी के आरोप नहीं क्या? वो भी समस्या ये है ना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर जब आरोप लगे तो बीजेपी का एक सबसे वरिष्ठ मंत्री तो बोल रहा और कांग्रेस वाले फिर भी नहीं। राइट बात, बहुत तो कांग्रेस में कमियां है ना। अब ये बात तो कांग्रेसियों को कहनी चाहिए। अच्छा, मैं तो एक बात और भी मानता हूं, ने तो ट्वीट तो किया है, ट्वीटों से काम थोड़ी चलता है। अब मैं एक बड़ी बात और बताऊंगा, अब रामपाल माजरा ने राव नरेंद्र के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। राइट बात है, ठीक है। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर इतने गंभीर आरोप लगे तो कितने की नेल्लो वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। बहुत सही कहा आपने, ठीक है ना। और वो यूं भी तो कह रहे भाई आरोप तो फिर एबे के ऊपर भी हैं। हाँ, कांग्रेस भी तो ये करिए, अगर वो हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो एबे के ऊपर भी आरोप तो करना चाहिए ना। कांग्रेस वाले घर क्यों बैठे हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, वो एक्टिव क्यों नहीं हो रहे। अब आप देखो, जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बना तुरंत प्रभाव से इंडियन नेशनल लोकदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कांग्रेस वाले क्यों सो रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? राजनीति को तो कहते हैं, उनको भी तो करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। वो भी तो ये बताएं कि भाई ये मामला है, नहीं बता रहे, वो चुपचाप बैठे हैं। सही बात है। तो साथियों, लगभग हमने जो हर पहलू था उस पर चर्चा की है। अब देखते कि देखो आरोपों की झड़ी लग रही है चारों तरफ से, निकलता क्या है। रही बात, कांग्रेस ने एक दाव लगाया है ओबीसी वोट बैंक पे। अब ओबीसी वोट बैंक जो दक्षिण हरियाणा का है वो तो एक रामपुरा हाउस के साथ लगभग चलता है। अब जो बाकी हरियाणा का है उसमें राव नरेंद्र के चेहरे का कितना असर पड़ेगा, कितना ये कैश कर पाएंगे, कितना इनका मतलब और बाकी क्षेत्रों में इनका प्रभुत्व है, वो आगे हम देखेंगे, पता भी चलेगा, रिपोर्ट्स कार्ड देखेंगे और उस वक्त आपको बताएंगे भी। तो साथियों, अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर किसी और चर्चा में। तब के लिए राम राम, राम।